आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों, जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, उसी को डिस्कस करते हैं सेक्शन फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिवीजन क्या होता है। मतलब जो लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड कैसे कैसे कर सकता है। डिवाइड करने के बच्चों दो तरीके होते हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। देखिएगा ऐसे, लेट ए बी ए लाइन सेगमेंट एंड पी बी अ पॉइंट ऑन द लाइन ए बी such that AP upon PB is equals to M upon N. Then we say that P divides the line segment AB in the ratio M to N. The division is internal or external according as P lies between A and B or it lies outside AB. देखिएगा बच्चों कैसे भाई, देखो ये एक लाइन सेगमेंट है बच्चों अपना ए बी। ये पॉइंट हुआ ए और ये पॉइंट हुआ बी और यहां कोई पॉइंट है बच्चों पी। और कंडीशन क्या है, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो अब देखो बच्चों, ये जो पॉइंट पी है ये ए और बी के बीच में लाई करता है। पी लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो हम कहेंगे जो पॉइंट P है वो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो M to N। अब यदि ऐसा हो जाए बच्चों, यहां ए हो और यहां बी हो और यहां बच्चों पी हो, और कंडीशन अभी भी वही हो कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू एम अपॉन एन। तो आप देखो जो आपका पॉइंट पी है वो ए और बी के बाहर है, आउटसाइड है। तो हम इसको क्या कहेंगे, पी डिवाइड्स ए बी externally in the ratio m to n। तो बच्चों यदि पॉइंट P A और B के बीच में लाई करता है तो हम कहते हैं वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और पॉइंट P A और B के बाहर लाई करता है, बाहर में इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है बच्चों, तो हम कहेंगे पॉइंट P A B को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब बच्चों ये जैसे आपने ये ऐसे डायग्राम बनाया है तो इसमें भी कई सारी बातें आप कह सकते हैं। भाई आपने कहा पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो M to N। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो पॉइंट B है, पॉइंट B वो लाइन सेगमेंट AP को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। आप ऐसे भी कह सकते हैं जो पॉइंट A है वो PB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। बात क्लियर हुई बच्चों भी? तो जैसे आपके 3 पॉइंट ऐसे लिखे हुए हैं तो इसमें आप किसी भी पॉइंट से कह सकते हो कि वो बाकी दोनों के लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। जो पॉइंट बीच में है वो इंटरनल डिवाइड कर रहा है और जो पॉइंट साइड में है वो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। बात क्लियर हुई बच्चों? तो डिवीजन हमने समझ लिया। तो ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है और पॉइंट पी उसके बीच में लाई करता है, तो हम कहेंगे वो उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और यदि पॉइंट P उसके बाहर लाई करता है तो हम कहेंगे पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है बच्चों। अब बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं, ये रेशो आपको गिवन होगा, पॉइंट A और B गिवन होंगे, तो पॉइंट P कैसे फाइंड करेंगे। आइए वो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। पहले बच्चों इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। मीन्स आपका जो पॉइंट P होगा वो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा। आओ बच्चों डायग्राम बना लेते हैं। ये बना लीजिए बच्चों एक अपना y एक्सेस, ये बनाया आपने बच्चों x एक्सेस। ये एक लाइन सेगमेंट AB बच्चों बना लेंगे और बीच में कहीं पॉइंट ले लेंगे भैया आप P। और रेशो आपको गिवन है, रेशो AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू M अपॉन N। ये रेशो हमें गिवन है। अब बच्चों फॉर्मूला ड्राइव करेंगे।
सो बच्चों पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे। सो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 कोमा y2, और हमें फाइंड करने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट। तो फिलहाल अभी आप लेट कर लीजिए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट x कोमा y। तो हमें बच्चों x और y का वैल्यू फाइंड करना है। यहां से बच्चों ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो x एक्सिस पे। तो देखो ये वाला जो हाइट होगा ये y1 होगा और ये डिस्टेंस x1 होगा। यहां से बच्चों ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये डिस्टेंस x होगा और ये वाला टोटल y होगा। ऐसे यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो बच्चों, तो ये टोटल डिस्टेंस यहां तक हो गया x2 और ये वाला टोटल हो गया y2। ये बच्चों बन गया। अब आप क्या करिए, यहां से भी एक ऐसे परपेंडिकुलर बना लीजिए। तो ये वाला देखो यहां से लेके यहां तक वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई, देखो यहां से यहां तक x था और ये वाला x1 था, तो इधर वाला ये जो बचा ये कितना होगा x माइनस x1, मतलब कि ये वाला हो गया x माइनस x1। ऐसे ही बच्चों ये हाइट में देखो यहां से लेके यहां तक का y था और ये वाला y1, अरे ये और ये तो सेम ही होंगे ना, तो ये टोटल यहां से यहां तक का y और यहां से यहां तक का y1, तो ऊपर वाला कितना बचा, ऊपर वाला बचा जी y माइनस y1। ऐसी बच्चों एक परपेंडिकुलर यहां बना लीजिए आप। तो जैसे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x2 था और यहां से लेके यहां तक का x था, तो ये बचा हुआ कितना हो गया x2 माइनस x, तो ये होगा बच्चों x2 माइनस x। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट होगा y2 माइनस y, यहां से यहां तक वाला। ठीक है भाई। तो ये दो ट्राइंगल हमने ऐसे बना लिए। देखो जी, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये वाला, और एक ये वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल को आप दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। या तो कहीं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हैं, ऐसा करते हैं इस ट्राइंगल को हम इधर बनाते हैं एक बार लाके। एक ट्राइंगल ये है, देखो भाई यहाँ A है और यहाँ P है, ये है x माइनस x1 और ये है y माइनस y1। इसका नाम कुछ भी रख दो जो रखना हो आपको भाई। और दूसरा ट्राइंगल ये यहाँ बनाओ जी, दूसरा ट्राइंगल ये वाला है PB वाला, ये पॉइंट P है और ये B है, ये x2 माइनस x1 है और ये y2 माइनस नहीं x2 माइनस x1 नहीं है, थोड़ी गलत है, ये x2 माइनस x है, x2 माइनस x, और ये y2 माइनस y है बच्चों। अब इसमें देखो बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है बच्चों। और ये एक ही लाइन है ना, और ये वाली दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, मतलब जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है। ये एंगल बच्चों 90 डिग्री है। तो इस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो या तो सिमिलर ट्रायंगल कह के कंसेप्ट यूज कर दो, साइड का रेशो सेम होता है, या तो आप टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं इसमें, और इसमें टेन थीटा या साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी फाइंड कर सकते हैं आप। एंगल सेम आ गया है, इसका नाम लिख देते हैं, पहले इसका नाम रख देते हैं डी, इसका नाम रख देते हैं ई। भाई टेन थीटा है तो सब लोग कर ही लेंगे आराम से। हम सिमिलर ट्रायंगल से करते हैं, थोड़ी सिमिलरिटी भी याद आ जाएगी आपको। तो क्या कहेंगे भी, ट्रायंगल्स ए पी डी एंड पी बी ई, ए पी डी एंड पी बी ई आर सिमिलर। तो क्या बनेगा भी, सिमिलर है तो क्या कंडीशन होता है, सिमिलर के लिए कंडीशन होता है साइड का रेशो सेम रहता है। तो साइड का रेशो ले लो भाई, इसकी साइड होगी मान लो AD, इसकी एक साइड होगी AD, उसकी साइड होगी PE, AD अपॉन PE इज इक्वल्स टू, इसकी साइड होगी बच्चों PD, उसकी साइड होगी BE।
और इसकी साइड होगी बच्चों AP और उसकी साइड होगी PB। ये बच्चों बन गया है। अब बच्चों AD कितना है रे? AD है x माइनस x1 और PE है x2 माइनस x। PD है बच्चों y माइनस y1 और BE है y2 माइनस y। और ये देखो रे AP अपॉन PB, AP अपॉन PB तो कितना गिवन है? m अपॉन n। अब बच्चों हमें करना क्या है? हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक बार ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लीजिए, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। मीन्स x माइनस x1 इक्वल्स टू x2 माइनस x इज इक्वल्स टू m अपॉन n। फर्स्ट और लास्ट को लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बना देखो, nx माइनस nx1 इज इक्वल्स टू mx2 माइनस mx। अब इसमें बच्चों जो x वाले हैं वो एक साथ ले जाओ, ये वाला इधर ले जाओ, इधर माइनस में था इधर प्लस में आ जाएगा, तो यहां बन जाएगा भाई m प्लस n इंटू एक्स। अरे nx तो पहले से ही था, mx वहां से आ गया और x कॉमन ले लिया, और उधर क्या बन गया भैया mx2 और ये इधर से चला जाएगा प्लस nx1। तो अब यहां से बच्चों आप x का वैल्यू निकाल दो, तो x का वैल्यू क्या आ गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये बच्चों आ गया अपना x का वैल्यू। अब बिल्कुल ऐसे किसका वैल्यू निकालेंगे? हम y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू निकालने के लिए हम ये सेकंड वाला और थर्ड वाला लेंगे। तो आइए y का वैल्यू भी और फाइंड कर लेते हैं। सो बच्चों y का वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड और थर्ड को लेंगे। सो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल्स टू m अपॉन n। अब बच्चों फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो इट्स ny माइनस ny1 इक्वल्स टू my2 माइनस my। फिर बच्चों वही y वाले एक साथ ले लीजिए आप, तो क्या बन रहा है रे बच्चों m प्लस ny इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1। सो बच्चों y का वैल्यू आ गया है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये बच्चों फॉर्मूला तैयार हो गया अपना। x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू बच्चों आ गया है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा फील कर देते, अभी तो सीख लिया, फॉर्मूले को फील करते हैं थोड़ा कैसे है कहानी। देखो बच्चों कुछ ऐसी कहानी है। अब लाइन सेगमेंट को हम सीधा बना रहे हैं, ये a है और ये b है। ये पॉइंट है x1 कोमा y1 और ये है बच्चों x2 कोमा y2 और यहाँ कोई पॉइंट है P और रेशो क्या है m/n का रेशो है, इधर m और इधर n, ये है बच्चों रेशो। तो और ये पॉइंट अपना क्या है x कोमा y। तो देखो x का वैल्यू क्या आया था, x का वैल्यू है mx2 प्लस nx1। तो इधर वाला जो रेशो है उसको उधर वाले से मल्टीप्लाई करना है और उधर वाले को मल्टीप्लाई इधर वाले से करना है। तो देखो x का वैल्यू क्या बना mx2 प्लस nx1 और अपॉन में m प्लस n। फिल कर लिया भाई, याद हो गया। तो mx2 प्लस nx1। ऐसी y में भी सेम टू सेम है my2 प्लस ny1। बात क्लियर हुई बच्चों। तो फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, फॉर्मूले को फील भी कर लिया, याद भी आपको हो गया है। ठीक है जी बच्चों। आइए एक छोटा सा फॉर्मूला इसी का और होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब if P is midpoint of AB, P is midpoint of AB, then coordinates of P हाँ देखो यदि मिड पॉइंट बच्चों हो गया, यदि P मिड पॉइंट हो गया तो ये सेम हो जाएगा, ये वाला मतलब AP और PB दोनों इक्वल हो जाएंगे और AP और PB इक्वल हो गए तो रेशो क्या हो गया 1:1 का रेशो हो गया। भाई AP अपॉन PB का वैल्यू 1 हो गया ना, तो रेशो 1:1 का आ गया है। तो रेशो 1:1 का आ गया
तो m और n की जगह 1 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ देखो क्या बना, x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आगे, x2 प्लस x1 अपॉन 2। और ऐसे यहाँ m और n का 1 1 पुट कर दोगे तो ये y2 प्लस y1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2 बच्चों। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ आ गया। तो यदि पी ए बी का मिड पॉइंट है तो दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 बच्चों। ये भी याद रखना बहुत काम की चीज़ है, आसान सा याद सबको रह ही जाता है लेकिन यूज बहुत होता है भाई। आइए अब हम इसमें एक्सटर्नल डिवीजन वाला भी आपको सिखा देते हैं। ये हमने अब तक सीखा है इंटरनल डिवीजन, और अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन की। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा भैया, जो आपका पॉइंट P होगा वो ए बी के आउटसाइड होगा। ये अपना A, यहाँ B और ये P। ये पॉइंट अपना x1 कोमा y1, ये x2 कोमा y2 और ये लेट कर लो x कोमा y। कंडीशन अभी भी वही है बच्चों, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू M अपॉन N। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल हम वैसे ही ड्राइव कर सकते हैं जैसे हमने इंटरनल डिवीजन वाला ड्राइव किया था बच्चों, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। तो फॉर्मूला बस डायरेक्ट लिख देते, क्या आएगा, तो बच्चों इसमें जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। सिंपली बस बीच में जो साइन होगा वो माइनस वाला साइन आ जाएगा, प्लस वाले की जगह माइनस वाला साइन। एंड y इक्वल्स टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n बच्चों। तो एक्सटर्नल डिवीजन में बीच का जो साइन होगा वो नेगेटिव साइन बच्चों हो जाएगा। जैसे इंटरनल में पॉजिटिव साइन होता था, एक्सटर्नल में नेगेटिव साइन आ जाएगा। प्रॉपर प्रूव करना चाहें तो जैसे इंटरनल का किया है सेम टू सेम वैसे इसको प्रूव हम कर सकते हैं बच्चों। क्लियर बात हुई भी? और समझिए कहानी जी। कई बार बच्चों आपको रेशो गिवन होता है, जैसे आपको कह दिया कि रेशो जो है 3:5 का है, तो इसका मतलब ये कैसा डिवीजन है। कई बार बताता नहीं डिवीजन कौन सा है, कई बार तो बता देता है कि भाई रेशो इतना है और इंटरनल डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, कई बार बताता नहीं है। तो यदि आज रेशो कहा 3:5 का है तो इसका मतलब ये कौन सा डिवीजन है, ये इंटरनल डिवीजन है। और यदि ऐसा कह दिया -3:5 का रेशो है, -3:5 का रेशो है, एक रेशो में कहीं नेगेटिव आपने लगा दिया, इसका मतलब ये कैसा डिवीजन है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। तो यदि रेशो में कहीं माइनस आपको दिखाई दे जाए तो घबराना नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो एक्सटर्नल डिवीजन है बच्चों। तो पॉजिटिव होगा तो इंटरनल और नेगेटिव होगा तो एक्सटर्नल। या हमारा कभी सॉल्व करके नेगेटिव आ जाता है रेशो में तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक्सटर्नल डिवीजन है बच्चों। आप बच्चों क्वेश्चन की बात करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। सबसे सीधा और सिंपल क्वेश्चन क्या होगा भाई, आपको पॉइंट ए पॉइंट बी गिवन होंगे और आपको पॉइंट पी फाइंड करना होगा। तो आओ ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the line segment joining the points 5, -2 and 9, 6 in the ratio 3:1. First part internally, second part externally.
दोनों पार्ट एक ही क्वेश्चन में कर लेते हैं जी। इंटरनल डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो आइए शुरू करते हैं। तो कैसे आपको करना चाहिए सवाल को ना, आप हल्का सा डायग्राम बना लो, फिर एकदम से सॉल्व हो जाएगा। देखो जी, यहाँ एक छोटा सा लाइन ऐसे बना लो, ये हो गया अपना 5, -2 और ये हो गया बच्चों 9, 6। यहाँ कहीं बीच में आप पॉइंट P लिख लो, x, y, और रेशो क्या है 3:1 का रेशो है। ये हो गया अपना भैया x, y। तो भाई x का वैल्यू क्या होगा, अभी सिखाया ना आपको, mx2, इधर वाले का मल्टीप्लाई उधर वाले से कर लो, तो क्या बन गया रे बच्चों 3 × 9 प्लस, फिर इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले से 1 × 5 अपॉन 3 + 1, कितना बन गया देखो जी 3 × 9 27, और 27 और 5, 27 और 5 हो गया 32, और 32 अपॉन 4 हो गया बच्चों 8। सिमिलरली y का वैल्यू क्या आएगा, अब 3 × 6 और प्लस 1 × -2, 1 × -2 अपॉन 3 + 1, तो 3 × 6 हो गया बच्चों कितना 18, 18 -2 हो गया 16, और 16 अपॉन 4, 16 अपॉन 4 हो गया बच्चों 4। तो पॉइंट क्या आ गया 8,4, पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 8,4। तो पॉइंट जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा था उससे कोऑर्डिनेट आ गए 8,4, तो इंटरनल वाला आ गया पॉइंट। अब एक्सटर्नल वाले भी निकाले, सेकंड पार्ट इसका। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए कुछ नहीं करना, बस में जहां आपने प्लस लिखा है ना वहां माइनस लिख दो, जहां प्लस लिखा था वहां माइनस लिख दो, बाकी कुछ नहीं करना है। तो भैया इसमें x का वैल्यू हो जाएगा 3 × 9 -1 × 5 डिवाइडेड बाय 3 + 1, सो इट्स 27 -5 अपॉन 3 + 1 नहीं 3 - 1 अपॉन 2, तो ये कितना बन गया जी 22 अपॉन 2, मतलब कि 11। और बच्चों y का वैल्यू क्या आएगा 3 × 6 -2 अपॉन 3 - 1, तो भाई कितना बन गया रे 18 + 2 अपॉन 2, मतलब कि आ गया है 10। तो पॉइंट क्या आ गया इसमें बच्चों, पॉइंट इसमें आ गया है 11,10। तो 11,10 उसको एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशो में, और 8,4 उसको इंटरनल डिवाइड कर रहा है बच्चों 3:1 के रेशो में। बात क्लियर है बच्चों। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही होता है बच्चों, जिसमें आपको सिंपल पॉइंट गिवन होता है, सिंपल रेशो गिवन होता है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, वो रेशो आपको दे तो लेकिन सीधा सीधा ना दे, कुछ और रिलेशन बता दे जिससे रेशो पता चल जाएगा, तो डायरेक्टली आपको ना गिवन हो, क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आए कि रेशो क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट A 1,1, पॉइंट B 2, -3 are 2 points, and P is a point, on AB प्रोड्यूस्ड, मतलब AB को आप एक्सटेंड करेंगे, जो लाइन सेगमेंट AB है उसको जब एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, वहां कई पॉइंट P है, और किस तरीके से बच्चों, सच दैट AP is equals to 3 times AB, AP equals to 3 times AB, find the coordinates of P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बच्चों। तो ये देखिएगा क्वेश्चन, ये थोड़ा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आ गया है, इसमें डायरेक्ट रेशो नहीं गिवन है, एक रेशो रिलेशन आपको दे दिया है AP और AB में, तो उसका यूज करके आपको पहले रेशो फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। देखो बच्चों क्या होगी कहानी, पहले तो एक डायग्राम बना लो भाई, ऐसे बना लेते हैं। ये पॉइंट अपना A है, और यहाँ कहीं पॉइंट हमने लिख दिया बच्चों B। अब इसको आगे एक्सटेंड आपने किया,
और इस पे एक पॉइंट लिया P, और कैसे लिया कि AP इक्वल्स टू 3 टाइम्स AB हो गया, तो यहां ले लो। अब बच्चों यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो इस वाले डिस्टेंस का 3 टाइम्स है, और हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अभी जो पॉइंट P है बच्चों वो AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो हम रेशो पहले पता करेंगे, और रेशो क्या होगा भी AP अपॉन PB, AP अपॉन PB। तो AP कितना है भैया, AP तो 3 टाइम्स AB है। तो यदि आप ऐसा समझो एक बार हल्के से मन में, मान लो ये x है, ये मान लो x है, तो ये टोटल कितना होगा भाई, ये टोटल होगा 3x। यदि AB x है तो AP कितना होगा, 3x होगा। तो BP कितना होगा, BP हो जाएगा 2x। तो AP यदि आपका 3x है तो PB कितना है, 2x। तो रेशो कितना आ गया, रेशो आ गया 3:2 का रेशो आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट P है, पॉइंट P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2। तो इस गिवन रिलेशन से हमने पता लगा लिया कि पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों। तो अब आप इसमें अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो पॉइंट P क्या हो जाएगा भी, अब थोड़े से होशियार बन जाओ, डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या सीखा था, इससे कोऑर्डिनेट लिख लो एक बार भैया, 1,1 और इससे कोऑर्डिनेट 2,-3 और रेशो क्या था, 3:2 का था। तो जो 3 वाला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले को, और 2 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले को। ठीक है जी, देखिए क्या बनेगा। तो 3 × 2 माइनस 2 × 1 अपॉन 3 - 2। एक्सटर्नल डिवीजन है इसलिए बीच में नेगेटिव साइन आया, और y कोऑर्डिनेट में क्या बनेगा बच्चों, 3 × -3 - 2 × 1 अपॉन 3 - 2। तो भैया सिंप्लीफाई करें कितना आ गया रे, आ जाएगा 4, -11। सिंप्लीफाई करके आ गया 4, -11 बच्चों। उम्मीद है बात समझ में आ गई भी। अब कई सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर ना वो जो एक्सटर्नल डिवीजन है उसकी फीलिंग नहीं आती, एक्सटर्नल डिवीजन की फीलिंग नहीं आ पाती हमें, और जैसे ही फॉर्मूला यूज किया इसका भी फील नहीं बन पाता। क्योंकि जैसे इंटरनल में तो साफ साफ दिखता है, इधर मान लो 3 लिखा है उधर 2 लिखा है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसकी फीलिंग थोड़ी कम आती है। और वैसे ही प्रैक्टिकली हम बात करें तो 90% नहीं 99% लोग एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला नॉर्मली यूज ही नहीं करते हैं, वो इंटरनल डिवीजन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम इंटरनल डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं। वही डायग्राम दोबारा एक बार यहाँ बनाओ, देखो बच्चों ये बना था पॉइंट A, ये था बच्चों पॉइंट B, और ये था पॉइंट P। तो हमने इसमें कहा था बच्चों जो पॉइंट P है वो AB को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। अब बच्चा कहता मुझे एक्सटर्नल डिवीजन का फीलिंग कम आता है, तो अब इसको ऐसे कहो कि जो पॉइंट B है, पॉइंट B AP को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, पॉइंट B AP को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। रेशो क्या होगा भाई हमने लेंथ निकाला था ना, ये वाला x था तो ये वाला 2x था, तो रेशो हो गया 1:2 का रेशो हो गया। मतलब कि आप AB अपॉन BP निकालेंगे तो 1/2 आएगा, तो ये रेशो हो गया 1:2 का बच्चों। और बच्चों आपको जो पॉइंट था उससे कोऑर्डिनेट क्या क्या गिवन थे, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट थे 1,1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट थे 2, -3 और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आप लेट कर लो x, y। अब इसमें आप इंटरनल डिवीजन वाला ही फॉर्मूला यूज कर दो, तो क्या बनेगा भाई, अब 2 = 2 इस 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो क्या बन गया x + 2 अपॉन 1 + 2, 1 × x 2 × 1 और अपॉन 1 + 2। तो ये कितना बन गया, ये बन गया बच्चों x + 2 अपॉन 3। अब यहां से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे
तो x प्लस 2 का वैल्यू बच्चों आ जाएगा 6, सो x का वैल्यू आ जाएगा 4। तो बच्चों x का वैल्यू आ गया 4। सिमिलरली आप y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो -3 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2, और इसको सॉल्व कर लोगे तो y प्लस 2 इक्वल्स टू, ये देखो कितना बन गया 3, और तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया -9। सो y का वैल्यू आ गया बच्चों -11। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। सही बात है बच्चों। तो यदि आपको एक्सटर्नल डिवीजन की फीलिंग नहीं आ रही तो आप कहीं एक्सटर्नल डिवीजन यूज ही मत करो, आप हमेशा क्या यूज कर सकते हो, इंटरनल डिवीजन ही आप यूज कर सकते हो बच्चों। बात क्लियर हुई जी। हाँ बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which trisect the line segment joining the points 1, -2 and -3, 4। भाई ट्राइसेक्ट का मतलब तो समझते हो ना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो एक लाइन सेगमेंट है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला। आप उन पॉइंट से कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं जो इसको ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डायग्राम से देखो एक बार, ये देखो जी, ये अपना पॉइंट, इसको ए मान लो, इसको पॉइंट को बी मान लो। ये 1, -2 और -3, 4। इसके बीच में आप कोई 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लिया P और एक पॉइंट ले लिया Q। ये वो पॉइंट्स हैं जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। ये बच्चों तीनों लेंथ इक्वल होंगे, AP, PQ और QB इक्वल होंगे बच्चों। तो अब यदि ये देखा जाए जो पॉइंट P है, पॉइंट P के रेस्पेक्ट में देखें, सो AP अपॉन PB कितना होगा, AP अपॉन PB। तो बच्चों जो PB है वो तो AP का ट्वाइस होगा। अरे देखो ये वाला और ये वाला इक्वल हैं, तो जब P से लेके P तक जाएंगे तो 2 वैल्यू हो जाएंगी ना, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। सो AP अपॉन PB है 1/2। इसका मतलब जो पॉइंट P है वो AB को 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। सभी पॉइंट P डिवाइड्स AB internally in the ratio 1:2। सो पॉइंट P जो है बच्चों वो AB को 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। देखो 1/2 निकला। तो आप भाई पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तो बड़े आराम से आ जाएंगे भाई। सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हुए भाई, वही अपना देखो, ये इधर हो गया 1 और उधर वाला हो गया 2। तो ये वाले होंगे 2 से मल्टीप्लाई और इधर वाले होंगे 1 से मल्टीप्लाई। तो इनको 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन गया -3। इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 अपॉन 1 + 2। y कोऑर्डिनेट इसको भैया 1 से और इस वाले को आप 2 से करेंगे तो ये हो गया 4 -4 अपॉन 1 + 2। तो भाई देखो क्या बन गया है, ऊपर बन गया -1 और नीचे बन गया 3। सो -1/3 और ये बन गया है बच्चों अपना 0। सो -1/3, 0 आ गया पॉइंट P। अब बच्चों पॉइंट Q की बात करते हैं। जो पॉइंट Q है इसके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -1/3, 0। पॉइंट Q के निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं बच्चों। या तो हम ये निकालें कि जो पॉइंट Q है वो AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो देखोगे तो ये आ जाएगा 2:1 का रेशो। और फिर से आप ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो। या तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो पॉइंट Q है वो PB का मिड पॉइंट है।
पॉइंट क्यू पी बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो बच्चों। तो दो तरीके हैं निकालने के। हमें तो जो आसान लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, मिड पॉइंट वाला, तो वही यूज करेंगे हम तो भी। पॉइंट क्यू एज मिड पॉइंट ऑफ पी बी। पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी। therefore coordinates of point Q। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे वही x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू, तो क्या बना रहे, -3 अपॉन टू, कॉमा 0 प्लस 4 अपॉन टू। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ देखो एलसीएम ले लो, तो ये बन गया -10/3 अपॉन टू, और ये बन गया 4 अपॉन टू। सो ये बन गया बच्चों -5/3, -2, -5/3, ये आ गया बच्चों पॉइंट क्यू। तो बात क्लियर हुई। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिनमें रेशो गिवन होता है, दूसरे होते हैं जिनमें रेशो गिवन नहीं होता, जो कंडीशन गिवन है उनसे रेशो हम निकाल लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन चलो और करते हैं ऐसा, एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐसा भी, ABC are three collinear points where A 3,4, B 7,7, A 3,4, B 7,7, if distance between A and C is 10 units. Distance between A and C is 10 units. Find the coordinates of point C. Find the coordinates of point C. देखिएगा क्या सिंपल सा सवाल पूछा है जी आपको। इसमें पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है, कहा है ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस 10 आपको गिवन है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं बच्चों। तो क्या करो, ऐसे लाइन बनाओ एक बार, ऐसे बच्चों एक लाइन है, यह ए है और कहीं इसमें बी है और कहीं इसमें सी है। हमें ये पता नहीं चल रहा कि जो सी है वो यहाँ बीच में आएगा या साइड में आएगा। उसके लिए आप क्या करो, पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो, हुई वही फॉर्मूला अब ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 3 कितना होता है रे, 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होता है 3 का स्क्वायर। तो ये तो सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बच्चों ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 है और ए और सी के बीच का डिस्टेंस 10 है। इसका मतलब बी यहाँ होगा और सी वहाँ होगा। तो ये वाला डिस्टेंस है बच्चों 5 और ए से सी तक का डिस्टेंस है 10। इसका मतलब बी से सी तक का कितना होगा, 5 होगा। तो बच्चों ए बी भी 5 है और बी सी भी 5 है, ए बी 5 है और बी सी भी 5 है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बी है वो ए सी का मिड पॉइंट है। देयरफॉर बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी बच्चों। तो अब तो आप इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन समस्या तो क्या है, समस्या तो कोई भी नहीं है। आपको पॉइंट सी निकालना है और आपको ए और बी पता है। लिख लेते हैं एक बार, ये है 3,4, ये है 7,7 और ये अपना जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी कितना है अभी, ये हमें निकालना है। ये हो गया x, y बच्चों। तो आप देखिएगा क्या होगी कहानी।
अब इसको करने के दो तरीके हैं वैसे तो। एक तो आप इसमें एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जो पॉइंट सी है वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशो में। या तो इसमें आप इंटरनल डिवीजन ही यूज करो मिड पॉइंट फॉर्मूला और उससे एक्स और वाई निकाल लो, ठीक है ना। फिलहाल हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही निकाल रहे हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा जी, 7 = x + 3/2। 7 = x + 3/2। तो यहां से x का वैल्यू आ गया बच्चों 11। ऐसे बच्चों 7 = 4 + y/2। तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 10। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आ गए 11, 10। तो भाई सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 11, 10। अब बच्चों इस सवाल में आपको एक बात सोच के हमें बतानी है कि हमने ये जो सॉल्व करके सी पॉइंट निकाल लिया है, क्या इसके अलावा भी कोई और केस बन सकता है? क्या इसके अलावा भी पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कुछ और भी आ सकते हैं क्या? इस बारे में आप विचार कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि सी के लिए कोई और पॉसिबिलिटी भी है तो उसमें क्या कोऑर्डिनेट्स इसके आएंगे और वो क्या पॉसिबिलिटी है, उसका प्रॉपर आप सॉल्यूशन हमें सेंड कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक ट्राइंगल है बच्चों, एक ट्राइंगल है, नाम रख लीजिए ABC। एक ट्राइंगल है ABC। इसके साइड्स के मिड पॉइंट आपको गिवन है, साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है। जैसे BC का मिड पॉइंट x1, y1, AC का मिड पॉइंट x2, y2 और AB का मिड पॉइंट x3, y3 है। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? हमें फाइंड करने हैं वर्टिसेस A, B और C के कोऑर्डिनेट्स। यदि आपको साइड्स के मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो आप वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? भाई बिल्कुल सिंपल है, आप इसके पॉइंट कुछ लेट कर लीजिए, मान लो A, B या मान लो A1, B1, इसके A2, B2, इसके A3, B3। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कीजिए, यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी। इधर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कीजिए, यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी। दो इक्वेशन समझ में आ रहा है ना रे? एक x कोऑर्डिनेट के लिए, एक y कोऑर्डिनेट के लिए। ऐसे ही इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कीजिए, यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी। कितनी इक्वेशन होगी? टोटल 6 इक्वेशन होगी। और अननोन भी कितने हैं इसमें? 6 हैं। तो 6 इक्वेशन को सॉल्व करके इन 6 अननोन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब वो जो वैल्यू आएगी उसको आप फिर याद कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको याद कर लेंगे। वो निकाल के नहीं दिखा रहे, फालतू का कैलकुलेशन है, याद कर लेंगे वैल्यू। अब वैल्यू क्या आती है वो हम आपको बच्चों बता रहे हैं। बच्चों जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे लिखिएगा। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट याद भी कर लेना लिखते ही लिखते। x2 + x3, x2 + x3 - x1, x2 + x3 - x1। मतलब ये जो आसपास वाले दोनों हैं इनको प्लस करना है और जो सामने वाला है उसको माइनस करना है। ऐसी y कोऑर्डिनेट y2 + y3 - y1, y2 + y3 - y1। तो ये आगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट बी के x1 + x3 - x2, x1 + x3 - x2 एंड y1 + y3 - y2। ये बच्चों पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हुए। और ऐसी पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों x1 + x2 - x3, y1 + y2 - y3। ये बच्चों बात क्लियर हुई। तो याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट बात है। तो यदि आपको ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन हैं तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आप ऐसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, सामने वाले को माइनस करेंगे, उससे ये आ जाएगा बच्चों। अब ये फॉर्मूले आए कैसे वो आप समझ गए होंगे, इनमें मिड पॉइंट फॉर्मूले यूज करके उनको सॉल्व किया है बच्चों। आओ बच्चों जी, तो अब तक बच्चों जो हम सवाल कर रहे थे वो कैसा था? रेशो आपको गिवन था, पॉइंट निकालना था। अब उल्टे सवाल करेंगे। उल्टे सवाल क्या? अब हमें क्या फाइंड करना हुआ करेगा? रेशो फाइंड करना हुआ करेगा।
आपको पॉइंट सब गिवन होंगे, आपको रेशो फाइंड करना होगा। तो रेशो फाइंड करने के लिए एक बात आपने सुनी होगी, उसमें हम क्या क्या करते हैं बच्चों, जो रेशो होता है उसको k/1 मान लेते हैं, रेशो को k/1 मान लेते हैं। चाहो तो m/n भी मान सकते हो, लेकिन m/n मानते हैं तो उसमें 2 अननोन दिखाई देते हैं, वास्तव में तो एक ही होता है, और k/1 मानते हैं तो फिर आपको एक अननोन दिखाई देता है। ठीक है भाई, आइए एक छोटा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेशियो in which the point 2, y divides the line segment joining 4, 3 and 6, 3 and find the value of y। पहले तो आपको वो रेशो फाइंड करना है भी, जिस रेशो में 0.2, y 4, 3 एंड 6, 3 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, और आपको y का भी वैल्यू फाइंड करना है। अब बच्चा इसमें कहता है सर डिवाइड करता है, मुझे तो ये पता ही नहीं है ये डिवाइड कैसे कर रहा है, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, इंटरनल वाला या एक्सटर्नल वाला। तो घबराना नहीं है भाई, हमेशा इंटरनल वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, बच्चों, उसी से एक्सटर्नल वाला भी आ जाता है। तो क्या करिए, पहले तो हम क्या मान लेते हैं, रेशो हम लेट कर लेते हैं। रेशो हमने रेशो ले लिया कि रेशो क्या होगा, k/1 भी ले सकते हो, m/n भी ले सकते हो, एक ही बात है दोनों भैया। एक्चुअली जो m/n होता है, ऐसे समझो, यहाँ रेशो, आप रेशो यहाँ देखो, यहाँ आप रेशो ऐसे लिखते हो ना, m/n का रेशो, इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो m/n/1, ये रेशो हो गया। ठीक है भाई, आप जो m/n है उसका नाम हमने k रख दिया, तो k/1 बन गया है। तो रेशो हमने ले लिया k/1, बना लो ऐसा छोटा सा, ये है बच्चों अपना पॉइंट 4, 3, ये पॉइंट है 6, 3 और ये पॉइंट है 2, y। रेशो हमने क्या मान लिया, k/1 का रेशो मान लिया है। सो बच्चों 2 = क्या बनेगा, इस k को उधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 वाले को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन गया रे, 6k + 4 अपॉन k+1। सिंप्लीफाई कर दो बच्चों, 2k + 2 = 6k + 4। देखो k का वैल्यू आ गया होगा, यहाँ से कितना आ गया बच्चों, k का वैल्यू -½ लग रहा है शायद, देख लो एक बार, ये देखो इधर जाएगा -4k और उधर आ गया और 2, हाँ तो -½ बच्चों आ गया वैल्यू, k का वैल्यू देखो -½ आ गया है। क्या सिखाया था आपको, यदि रेशो आपका नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब कि वो एक्सटर्नल डिवीजन है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 0.2, y divides the line segment in the ratio 1:2 एक्सटर्नली। यहां माइनस साइन आ गया, इसका मतलब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, प्लस साइन आता तो उसका मतलब वो इंटरनली डिवाइड कर रहा होता। तो अब बच्चों रेशो तो आ गया, अब y का वैल्यू कैसे निकालोगे, अरे भाई रेशो आ गया ना, अभी ना क्या दिमाग लगाना है, अब तो सीधे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ तो y का वैल्यू आ जाएगा। मान लेते हैं y का वैल्यू आप निकाल ही लोगे, और y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और y का वैल्यू बच्चों आ जाएगा। आइए और करते हैं क्वेश्चन, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशो as a line segment joining the points 4, 5 and 1, 2 divided by the x-axis, find also the coordinates of the point of division। देखो जी क्या कहानी है,
ऐसे आपको एक पॉइंट गिवन है, ये रफ डायग्राम बना है, रफ मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया। 4,5 है, ये पॉइंट है 1,2, यहाँ कहीं बना है भाई एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड करना है ये हमें पता लगाना है। तो मतलब कि ये रेशो, इसका नाम रख दो मान लो ए, इसका नाम रख दिया भैया बी, और इसका नाम है पी। तो आपको ये रेशो बताना है ए पी अपॉन पी बी का रेशो क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है भी, रेशो को हम क्या मान लेते हैं, रेशो को हम ले लेते हैं k/1। जब भी हमें रेशो फाइंड करना है तो क्या लेना है उसको, k/1 का रेशो ले लेना है बच्चों। अब बच्चों ये जो पॉइंट P है ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होता है भैया, y का वैल्यू 0 होता है, और x का वैल्यू आप x ही ले लो। अब इसमें बच्चों आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दो, y कोऑर्डिनेट वाला पहले आप यूज करेंगे। तो यहां से 0 इज इक्वल टू, भाई y कोऑर्डिनेट जो है वो तो 0 है ना, तो 0 इक्वल्स टू k का मल्टीप्लाई उधर, 1 का मल्टीप्लाई इधर। तो क्या बना, y कोऑर्डिनेट लिखना ध्यान से, x मत लिख देना। कितना बन गया 2k प्लस 5, 2k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। तो भाई ये k प्लस 1 तो 0 में चला गया, तो यहां से k का वैल्यू कितना आ गया है, k का वैल्यू आ गया -5/2। k का वैल्यू बच्चों आ गया माइनस का 5/2। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर x एक्सेस डिवाइड्स AB in the ratio -5/2 या 5/2 एक्सटर्नली, 5/2 एक्सटर्नली। यदि आपने बच्चों माइनस साइन लिख दिया तो फिर आपको ये नहीं कहना कि वो एक्सटर्नली है, फिर तो एक्सटर्नली समझिए आ गया नेगेटिव साइन से। और यदि आप नेगेटिव साइन नहीं लिख रहे तो फिर आप बताएंगे कि वो एक्सटर्नली डिवीजन है। तो वही पता चल गया, रेशो आ गया 5/2 का एक्सटर्नली। अब उसने कहा था ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है मीन्स पॉइंट ऑफ पी है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो अब एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला यूज करो फिर से आप, तो कितना आएगा k+1 नहीं k+4 अपॉन k+1। अब इसमें k का वैल्यू कितना है -5/2, तो -5/2 + 4 अपॉन -5/2 + 1, तो ये कितना आ गया 3/2। और नीचे कितना आ गया भैया, नीचे लग रहा है आ गया -3/2। तो ये बच्चों आ गया वैल्यू -1। सो x का वैल्यू बच्चों आ गया -1। देयरफॉर द पॉइंट ऑफ डिवीजन जिसका नाम हमने क्या रखा था, P, पॉइंट ऑफ डिवीजन PH -1,0। पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब वो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा था, तो आ गया -1,0। बात आ गई बच्चों समझ में। तो कई बार क्या होता है ना, वो पॉइंट नहीं बताता, पॉइंट के अलावा उसके बारे में कुछ बता देता है, तो उससे फिर आप निकाल लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसके जैसा ही। वही क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रेशियो in which the line y minus x plus 2 is equal to 0 divides the line segment joining points 3, -1 and 8, 9। बच्चों जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्स एक्सिस कहा था, इसमें एक्स एक्सिस के बजाय आपको एक लाइन दे दी है। ये वाली लाइन इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करती है, ये आपको बच्चों बताना है। कोई मुश्किल बात नहीं है, एक छोटा डायग्राम सा बना लेते हैं। 3, -1 ये 8, 9
ये ऐसे हमने कोई लाइन बना दी, ये लाइन वही है अपनी, ये लाइन है बच्चों y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये वाला वो पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, और हमें ये रेशो बताना है। इसका नाम a रख दो भैया, इसका नाम b रख दो, इसका नाम p रख दो। तो ये तो पॉइंट आ गया x, y भाई। अब क्या करेंगे, रेशो में क्या मान लेना है, k:1 का रेशो मान लेना है बच्चों। तो यहां से सबसे पहले आप x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू कितना आ गया भैया, 8k प्लस 3/k+1। और बच्चों y कितना आ गया, y अपना आ गया देखो 9k माइनस 1/k+1। ये x आ गया बच्चों और ये y आ गया है। अब ये जो पॉइंट x, y है वो तो इस लाइन पे है ना, तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। अब ये y और x का वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से k का वैल्यू आ जाएगा। पुट कर दो बच्चों, 9k माइनस 1/k+1 माइनस टाइम्स 8k प्लस 3/k+1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब भाई इसमें आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिए तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये है 9k माइनस 1, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8k माइनस 3। अब जो एलसीएम में k+1 आएगा वो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो ये बन गया 2k और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 भाई बच्चों। आप सबको ऐड कर लो, k वाले कितने बन रहे हैं जी, k में देखो यहाँ है 9k, यहाँ हो गया माइनस का 8k, 9k माइनस 8k, तो 1k बचा, और यहाँ 2k और आ गया, तो कुल मिला के बन गया बच्चों 3k। ये -1, ये -3 हो गया -4 और प्लस 2, तो बच गया टोटल -2। तो 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहां से k का वैल्यू कितना आ गया है, 2/3। k का वैल्यू 2/3 आ गया है। तो रेशो कितना आ गया, रेशो आ गया बच्चों अपना 2:3 का। और ये इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है भाई। अब देखो जो k का वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, k का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये इंटरनल डिवीजन है। इसका मतलब therefore line divides the line segment in the ratio 2:3। या तो खाली इतना ही लिख के छोड़ दो कि 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, और यदि और ज्यादा अच्छा कहना है तो कह दो 2:3 के रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। लेकिन यदि आप सिंपल ऐसे लिखते हैं इसका मतलब भी यही होता है कि वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो यदि कहीं आप इंटरनली और एक्सटर्नली नहीं लिखना चाहते तो फिर प्लस और माइनस से पहचाना जाएगा। रेशो पॉजिटिव में है इसका मतलब वो इंटरनल डिवाइड कर रहा है, और रेशो यदि नेगेटिव में होगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है बच्चों। तो उम्मीद है इतनी सारी बातें आपको बड़े आराम से समझ में आ गई हैं। हमने 2-3 तरीके के सवाल किए, एक तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे जिनमें आपको पॉइंट गिवन होता था और रेशो गिवन होता था, और फिर वो पॉइंट में फाइंड करना होता था जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होता था। उसमें 2 बातें थी, एक था इंटरनल डिवीजन और एक था एक्सटर्नल डिवीजन। उसके बाद दूसरे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे जिनमें आपको डायरेक्ट रेशो नहीं गिवन होता था, जो गिवन कंडीशंस होती थी उनसे हमें रेशो का पता लगाना होता था, और फिर हम डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते थे। उसके बाद बच्चों दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या थे जिनमें आपको रेशो फाइंड करना था। तो रेशो फाइंड करने में हमने क्या सीखा कि रेशो को हम पहले k:1 मान लेते हैं और फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तो वहां से k का वैल्यू आ जाता है। यदि k का वैल्यू पॉजिटिव आता है इसका मतलब इंटरनल डिवीजन है, और k का वैल्यू नेगेटिव आता है इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है बच्चों। आप बच्चों कुछ आपको 1-2 बातें हम और कह रहे हैं उनके बारे में विचार करके बताना, ध्यान से समझना बातें। कोई लाइन सेगमेंट AB है और कोई पॉइंट C उसको 1:1 के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। पॉइंट C लाइन सेगमेंट AB को 1:1 के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है,
तो बताओ पॉइंट सी कहाँ है? दोबारा सुन लो, पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन रेशो 1:1 एक्सटर्नली। तो पॉइंट सी कहाँ होगा बच्चों? और दूसरी बात सुनिए, दूसरा सवाल ये है भाई, जैसे हम ये देखो रेशो फाइंड कर रहे थे, रेशो फाइंड करते जा रहे थे और के का वैल्यू निकाल रहे थे। यदि किसी दिन ऐसा हो गया, यदि किसी दिन ऐसा हो गया कि ये जो के थे, जैसे ये 9K था, ये 8K था, ये 2K था, यदि ऐसा हो जाता कि ये वाला के कैंसिल हो जाता, के बचता ही नहीं, सारे के आपस में कैंसिल हो जाएं, तो फिर रेशो क्या होगा? यदि हम रेशो फाइंड करते समय के में जो इक्वेशन बन रही है और उसमें के कैंसिल हो जाए तो फिर रेशो क्या होगा? तो दोनों बातें याद रखना, दोनों का आंसर आप हमें बताना बच्चों, ठीक है भाई। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूले के एप्लीकेशन सीखेंगे। एप्लीकेशन में क्या क्या है अभी? एक तो नाम है बच्चों हार्मोनिक कॉन्जुगेट, एक है सेंट्रोइड और एक है इन सेंटर। ये मेनली 3 चीजें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल सीखेंगे भाई। चलो बच्चों, तो पढ़ते रहिए मेहनत से, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।